हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं व्हाट्सएप पे और ट्विटर पे, फेसबुक पे जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे सेफ्टी ग्रुप्स बने हुए हैं। कुछ ग्रुप्स का मैं भी मेंबर हूँ और मैंने ये देखा है कि उन ग्रुप्स में अक्सर लोग चेकलिस्ट के बारे में डिमांड करते हैं। यानी वेल्डिंग मशीन चेक करना है, प्लीज़ चेकलिस्ट दे दीजिए। टावर क्रेन को कैसे इंस्पेक्ट करेंगे, चेकलिस्ट दे दीजिए। या कोई फॉर्मेट मांग लेता है कि मुझे फॉर एग्जांपल इमरजेंसी प्रोसीजर बनाना है, कैसे बनाना है। मुझे कुछ पर्सनल मैसेजेस भी आते हैं हमारे दोस्तों के भेजे हुए मुझे। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक वीडियो सीरीज़ बनानी चाहिए जहाँ पे मैं दोस्तों को बता सकूँ, जो हमारे फेलो प्रोफेशनल्स हैं उनको बता सकूँ कि चेकलिस्ट क्या है या फॉर्मेट क्या है और उन्हें कैसे बनाया जाता है। क्योंकि दूसरों से मांग के यूज़ करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको अपने अंदर वो कैपेबिलिटीज़ जगानी पड़ेंगी, क्योंकि जब आप दूसरों से मांगते हो और आपको कोई दोस्त या सीनियर बार बार मांगने पे प्रोवाइड भी कर देता है या नेट पे भी अवेलेबल है, आप डाउनलोड करते हो इधर उधर जाके, तो वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आपको समझना पड़ेगा कि सेफ्टी प्रोफेशनल का काम सिर्फ पेपर लेके साइट पे जाके और टिक करना नहीं होता है। जब तक कि आप समझेंगे नहीं कि आप क्या चेक कर रहे हैं, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाने की फाइनल किया, मुझे बनाना चाहिए इस टॉपिक पे वीडियो। अब इस सीरीज में मैं वन बाय वन सारी मशीनरीज, जितनी भी मशीनरीज हमारे साइट पे इस्तेमाल की जाती हैं, बड़े से लेके छोटे तक, यानी एक मैनुअल हैमर से लेके टावर क्रेन तक, सारी चेकलिस्ट मैं बताऊंगा कैसे बनाई जाती है और आप कैसे बनाएंगे। प्लस मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि बेसिकली आपको चेक क्या करना है। सिर्फ चेकलिस्ट भर के रख देना है या आप एक्चुअली मतलब क्या है इसका, चेकलिस्ट भरने का या चेक करने का, इंस्पेक्शन करने का। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि चेकलिस्ट बनाएं कैसे और चेकलिस्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, और इंस्पेक्शन के बाद जब हमने चेकलिस्ट फिलअप कर दी उसके बाद प्रोसेस क्या है, क्या हमको सिर्फ उसको फाइल करके रख देना है। तो ये छोटे छोटे सवालों के जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे इस सीरीज में। मेरे साथ बने रहिएगा। आपको जो भी समझ में आता है कि मेरे वीडियोस में वो चीज़ मिसिंग है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में उसको शामिल करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल वीडियो मेकर नहीं हूँ। मैं एक सेफ्टी प्रोफेशनल हूँ एंड आई एम प्राउड ऑन इट। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपने फेलो प्रोफेशनल्स की कुछ हेल्प कर सकूं। तो अगर कुछ मिस हो जाता है वीडियो में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको सही करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बेसिकली चेकलिस्ट है क्या, चेकलिस्ट कहते किसे हैं। सेफ्टी चेकलिस्ट बेसिकली एक फॉर्मेट, एक डॉक्यूमेंट होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं इंस्पेक्शंस में। जब हम साइट पे जाते हैं या किसी प्लांट में जाते हैं, तो जब हम इंस्पेक्शन करते हैं किसी चीज़ का, तो जो डॉक्यूमेंट हम यूज़ करते हैं उसको सेफ्टी चेकलिस्ट कहते हैं, और जो हमारे काम आता है फर्दर प्रोसेसेस में। अब सवाल उठता है कि सेफ्टी चेकलिस्ट ज़रूरी क्यों है, हमको क्यों चाहिए सेफ्टी चेकलिस्ट जब हम इंस्पेक्शन करने जाते हैं। वो तो हम बिना चेकलिस्ट के भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है क्या चेक कर रहे हैं, तो हम बिना चेकलिस्ट के चेक करेंगे, करेक्ट। लेकिन क्यों हमको चाहिए, कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि सेफ्टी चेकलिस्ट आपको ऑर्गेनाइज्ड करती है। आपको क्या चेक करना है, आप कोई पॉइंट, जरूरी पॉइंट मिस ना करें, इसके लिए सेफ्टी चेकलिस्ट आपको ऑर्गेनाइज्ड करती है। आपके पास पॉइंट्स होते हैं, चेक पॉइंट्स, जिनको वन बाय वन आप चेक करते हैं। मिस होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं जरूरी पॉइंट्स के। इसके लिए चेकलिस्ट जरूरी है। ये सबसे पहले वजह है चेकलिस्ट की। दूसरी वजह यह है सेफ्टी चेकलिस्ट इस्तेमाल करने की कि जब एक इंस्पेक्टर यानी सेफ्टी प्रोफेशनल, चाहे वो किसी पोस्ट पे हो, सेफ्टी सुपरवाइजर हो सकता है, ऑफिसर हो सकता है, मैनेजर होता है, हु एवर डूइंग द इंस्पेक्शन, वो फील करेगा एक कॉन्फिडेंट कि यस, मैं जो इंस्पेक्शन कर रहा हूं इसका एक रिटन रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद होगा और वक्त आने पे काम आएगा। ये एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर आता है जब वो इस्तेमाल करता है चेकलिस्ट। अच्छा, जब आप इंस्पेक्टर सेफ्टी चेकलिस्ट के थ्रू कोई इंस्पेक्शन करता है साइट के ऊपर, तो जो सराउंडेड वर्कर्स होते हैं जो उसको देख रहे होते हैं कि हाँ, ये साहब या ये सर या ये जो भी पोस्ट है, जो भी कह के आपको बुलाते हैं, श्रीमान कुछ कंट्रीज में कहते हैं कि हाँ सर चेक कर रहे हैं कोई मशीन, तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। जो वर्कर्स होते हैं जो उस मशीन को इस्तेमाल करने वाले हैं या उस इक्विपमेंट को यूज़ करने वाले हैं, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि यस, दिस मशीन इज बीन प्रॉपरली चेक्ड एंड इंस्पेक्टेड एंड दिस इज सेफ फॉर मी। सो चेकलिस्ट लेके चेक करना एक इम्पैक्ट डालता है आपके फेलो वर्कर्स के ऊपर, और वो कॉन्फिडेंस फील करते हैं कि यस, मैं ये मशीन या ये इक्विपमेंट सेफली यूज कर सकता हूं और ये टेस्टेड है। एक वजह और है कि जब हम इंस्पेक्शन करते हैं चेकलिस्ट के थ्रू और सारे पॉइंट्स जो उसमें लिखे होते हैं वन बाय वन थ्रोली चेक करते हैं, तो
जो हजार्ड्स हैं, पोटेंशियल हजार्ड्स हैं, उनको हम हैपन होने से पहले ही पकड़ सकते हैं और एक्सीडेंट होने से बचा सकते हैं। दूसरा एक बहुत ज़रूरी, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं समझता हूँ, सेफ्टी चेकलिस्ट या कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर रिकॉर्ड्स नहीं होंगे तो कुछ मिसहैप होने के बाद में आप प्रॉपर रूट कॉज कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ढूंढ नहीं पाएंगे कि इसका रूट कॉज क्या था इस एक्सीडेंट के पीछे, और फर्दर आप उसको बेटर एक सेफर इन्वायरमेंट क्रिएट करने में पीछे रह जाएंगे। जब आपके पास रिकॉर्ड्स होते हैं तो आप एक्सीडेंट या नियर मिस या जो भी छोटे मोटे इंसिडेंट्स होते हैं आपके पास में, और जो आपके पास रिकॉर्ड मौजूद होते हैं उस मशीन से जुड़े हुए, तो आपको एक मौका होता है कि उन रिकॉर्ड्स को देख के और आप चेक कर सकें कि एक्चुअली क्या हुआ था जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, और आगे क्या किया जाए कि इस टाइप के एक्सीडेंट्स दोबारा ना हो। और सबसे ज़रूरी बात, सेफ्टी चेकलिस्ट आपको एक सेफ्टी प्रोवाइड करती है एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल, क्योंकि अगर आप फॉर्मेट्स या चेकलिस्ट मेंटेन नहीं करते हैं साइट के ऊपर या डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं करते हैं तो इन केस ऑफ एक्सीडेंट आप कटघरे में खड़े होंगे और मैनेजमेंट आपसे सवाल करेगा। आपके पास अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है तो आप उसको सही तरीके से जवाब देने की हालत में होंगे, अगर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है तो आप जवाब देने की हालत में नहीं होंगे। तो ये थी बेसिक चीज़ें, क्यों हमको चेकलिस्ट ज़रूरी है इस्तेमाल करना, साइट पे यूज़ करना जब हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं। तो अब जानने की कोशिश ये करते हैं कि ओके साहब, हमको पता चल चुका है कि सेफ्टी इंस्पेक्शन के लिए चेकलिस्ट बहुत ज़रूरी है, लेकिन चेकलिस्ट बनाएं कैसे? ये सबसे ज़रूरी सवाल जिसकी वजह से ये सीरीज शुरू करने का मैंने फैसला किया। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ नोट डाउन करते जाएं। सेफ्टी इंस्पेक्शन में जो चेकलिस्ट बनाई जाती है उसके ज़रूरी हिस्से कौन कौन से होते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं कि चेकलिस्ट के ज़रूरी कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि कैसे बनाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सेफ्टी चेकलिस्ट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूँ हिस्सों में, तो सबसे पहले जो सेफ्टी चेकलिस्ट का हिस्सा आता है, जो टॉप पोर्शन होता है जिसको आप हेडर कह सकते हैं, वो हेडर पोर्शन में हम लिखते हैं कंपनी का नाम। अगर आप कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर्म में काम कर रहे हैं तो आपको क्लाइंट की कंपनी का और नाम भी लिखना पड़ेगा। एक तरफ आपकी कंपनी का लोगो, दूसरी तरफ क्लाइंट की कंपनी का लोगो, या अगर 2-3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं तो जितनी पार्टीज हैं उनके लोगोज वहाँ पे मेंशन करने होंगे। प्रोजेक्ट की डिटेल, प्रोजेक्ट नेम, उसके बाद अगर प्रोजेक्ट का कोई नंबर है प्रोजेक्ट नंबर, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स रेफरेंस नंबर, ये सबसे ज़रूरी हिस्सा चेकलिस्ट का। और ये हर डॉक्यूमेंट का एक रेफरेंस नंबर, इंडिविजुअल रेफरेंस नंबर होना चाहिए ताकि ट्रैक करना इजी हो। तो इसके लिए वहाँ पे उस डॉक्यूमेंट का या उस चेकलिस्ट का रेफरेंस नंबर, उसके नीचे किसने क्रिएट किया, किसने वो चेकलिस्ट बनाया है, उसका डेजिग्नेशन क्या है वो डिटेल, और उसके बाद में नीचे आता है रिवीजन नंबर। क्या ये डॉक्यूमेंट फर्स्ट टाइम यूज़ किया जा रहा है या पहले रिवाइज हो चुका है? अगर फर्स्ट टाइम है तो R0 यानी रिवीजन 0, और अगर पहले एक बार रिवाइज हो चुका है तो R1, 2 बार हो चुका है तो R2। और ये प्रॉपर रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन होना चाहिए रिवीजन का। रिवीजन किया गया, क्यों किया गया, उसमें रिवाइज क्या किया गया, क्या चेंजेस किए गए, ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में बताता रहूँगा। ये हो गया टॉप पोर्शन जिसको हेडर कहते हैं। उसके बाद नीचे आता है, नाम लिखा जाता है कि वो चेकलिस्ट किस पर्पस के लिए बनाई गई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैं एग्जांपल देने वाला हूँ उसी का नाम लिखते हैं। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ एक पोर्टेबल हैंड ड्रिल के बारे में। ड्रिल मशीन का इंस्पेक्शन कैसे करते हैं, तो सबसे ऊपर लिख दीजिए मंथली या वीकली, जो भी आप ड्यूरेशन देना चाहते हैं। तो वीकली सेफ्टी इंस्पेक्शन ऑफ ड्रिल मशीन, ठीक है। ये हेडर लिख दिया। हेडर के जस्ट नीचे वाले पोर्शन में उसके नीचे आप लिखेंगे डेट ऑफ इंस्पेक्शन, जो आपके पेज पे, आपके सामने जो पेज रखा हुआ है उसके राइट साइड में होगा, राइट टॉप में। उसके नीचे आप एक जो मेजर पोर्शन होता है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हेडर हो चुका है, आपने उसका टाइटल दे दिया है, चेकलिस्ट का टाइटल क्या है, इंस्पेक्शन डेट की एक लाइन दे दी है, कौन सी डेट में इंस्पेक्ट किया जा रहा है। उसके नीचे मेन पार्ट आता है, मेन बॉडी, जहाँ पे आप चेक पॉइंट्स लिखते हैं, जो कि 1 से लेके 10, 15, 20 जितने भी चेक पॉइंट्स हैं उसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद, और ये क्वेश्चनियर वे में होने चाहिए। मैंने बहुत सारी चेकलिस्ट देखी है, ऑनलाइन भी देखी हैं, बहुत सारे दोस्तों के पास देखी हैं, कुछ कंपनियों में मैंने ज्वाइन किया है तो उन कंपनियों की पुरानी चेकलिस्ट मैंने देखी है, जो कि बाद में मैंने रिवाइज की, क्योंकि उनका जो फॉर्मेट था वो प्रॉपर नहीं था। पॉइंट्स हमेशा क्वेश्चनियर वे में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिर्फ ये लिखा जाए कि सेफ्टी लॉक, सामने लिखा जाएगा अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, तो इसका कुछ सेंस नहीं बनता है। इसको जब आप क्वेश्चनियर वे में लिखते हैं, वेदर सेफ्टी लॉक अवेलेबल, उसके बाद लिखेंगे यस, नो, नॉट एप्लीकेबल। अगर हाँ नहीं अवेलेबल है, नहीं, और अगर उस मशीन के लिए, उस पर्टिकुलर मशीन के लिए सेफ्टी लॉक का होना जरूरी नहीं है तो उसके आगे लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल। तो ये 3 कॉलम बनाते हैं, पहला सीरियल नंबर, उसके बाद वो चेक पॉइंट, वेदर सेफ्टी लॉक अवेलेबल, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 3
कॉलम बनाएंगे, एक यस का कॉलम, एक नो का कॉलम और एक नॉट एप्लीकेबल का कॉलम। उसके आगे एक रिमार्क्स का कॉलम भी आप बना सकते हैं। क्यों? फॉर एग्जाम्पल आप कुछ देना चाहते हैं कि सेफ्टी लॉक इज अवेलेबल, लेकिन आपको लगा कि ये सेफ्टी लॉक तो है लेकिन उतना प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो आप, और दूसरा इतना ज्यादा खराब भी नहीं है कि आप उसको चेंज करने के लिए रिकमेंड कर दें, आप निकालो इसको और दूसरा लगाओ। काम कर रहा है लेकिन उतना बेस्ट वे में काम नहीं कर रहा है आपके हिसाब से, तो आप रिमार्क में लिख सकते हैं ये सेफ्टी लॉक इज अवेलेबल, बस दिस एंड दैट आगे आप रिमार्क में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हो गया सीरियल नंबर, उसके बाद चेक पॉइंट, उसके बाद 3 ऑप्शन यस, नो, नॉट एप्लीकेबल और उसके बाद एक रिमार्क्स। ऐसे करके आप सीरियल वाइज लिख लेंगे सारे चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स क्लोज हो गए, उसके नीचे एक ब्लॉक आप ऐड कीजिए, बड़ा ब्लॉक रिकमेंडेशंस का। इंस्पेक्शन के बाद में आपकी क्या रिकमेंडेशंस हैं मैनेजमेंट के लिए कि साहब ये चीज मैंने इंस्पेक्ट कर ली है और ये मेरी रिकमेंडेशन है, आई फाउंड एवरीथिंग ओके बट वी नीड टू पुट आवर focus on these and this point. There are certain points which need our focus. तो आप वो रिकमेंडेशंस में लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमको क्या क्या ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद उस ब्लॉक के नीचे इंस्पेक्टेड बाय, याद रखिए कभी भी अकेले इंस्पेक्शन नहीं करना है, एक टीम के साथ इंस्पेक्शन करना है और टीम में कौन कौन लोग शामिल होंगे इस पे ध्यान देने की बात है। फॉर एग्जांपल ज्यादातर मशीनरीज चेक की जाती हैं, तो मशीनरीज के लिए जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो होता है मैकेनिकल डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो जब आप इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं तो आपके साथ एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट का बंदा होना चाहिए और एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का बंदा होना चाहिए। तो यहां पे नीचे आप लिखेंगे इंस्पेक्टेड बाय और फिर HSC टीम मेंबर, यानी सेफ्टी की तरफ से कौन था, उसका नाम, डेजिग्नेशन एंड सिग्नेचर। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, उसका नाम, डेजिग्नेशन एंड सिग्नेचर। और उसके बाद में मैकेनिकल डिपार्टमेंट का पर्सन, नाम, डेजिग्नेशन और सिग्नेचर। ये हो गया। उसके बाद नीचे का एक आता है फुटर। फुटर में आप मेंशन कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट्स के कुछ ओल्ड रिवीजन नंबर्स, यानी पहले ये रिवीजन नंबर था, ये इस डेट में चेंज हुआ, या प्रिपेयर्ड बाय वहां पे लिख सकते हैं, या वो डॉक्यूमेंट, वो चेकलिस्ट किस मेजर डॉक्यूमेंट का पार्ट है। फॉर एग्जांपल अगर आप सेफ्टी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और सेफ्टी चेकलिस्ट आपके पास में है तो मेनली वो होगी सेफ्टी मैनुअल का पार्ट, तो वहां पे सेफ्टी मैनुअल का आप रेफरेंस दे सकते हैं कि इस डेट का, इस रिवीजन नंबर का बना हुआ सेफ्टी मैनुअल का ये जो चेकलिस्ट है वो पार्ट है। तो ये है स्ट्रक्चर एक सेफ्टी चेकलिस्ट का जो मैंने आपको बताया, इस हिसाब से आप चेकलिस्ट बना सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल आप बनाना शुरू कीजिए एक सेफ्टी इंस्पेक्शन चेकलिस्ट फॉर ड्रिल मशीन। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है ड्रिल मशीन, लेकिन इसमें कुछ हजार्ड्स भी हैं, तो इसको इंस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसको हम नॉर्मली वीकली इंस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा मशीनें साइट पे हैं और आपके पास रिसोर्सेज कम है, फॉर एग्जांपल एक ही सेफ्टी पर्सन है, एक सेफ्टी ऑफिसर या एक सेफ्टी सुपरवाइजर है, और अगर वो वीकली इंस्पेक्ट करना शुरू करेगा मशीन तो हेक्टिक हो जाएगा। इसके लिए आप इसको मंथली कर सकते हैं। अगर आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपके पास नंबर ऑफ पर्सन हैं, तो फिर आप इसको वीकली कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एग्जांपल लेते हैं कैसे इसको बनाया जाता है। टॉप पोर्शन में आप सारी डिटेल लिख देंगे, आपके कंपनी का लोगो, कंपनी का नाम, क्लाइंट का लोगो अगर आप कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म में है तो, उसके बाद डॉक्यूमेंट का रेफरेंस नंबर, उसके बाद प्रोजेक्ट का डिटेल, प्रोजेक्ट का नाम, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट रिवीजन नंबर R0, R1, R2 या प्रिपेयर्ड बाय उसके बाद में आता है। ये हो गया आपका टॉप पोर्शन। उसके बाद नीचे आ जाइए। सबसे पहले जानने की कोशिश कीजिए कि चेक क्या करना है। आप सेफ्टी पर्सन है तो आप क्या चेक करेंगे, सेफ्टी को चेक करेंगे, करेक्ट। तो आप पॉइंट्स निकालिए, आप एक ड्रिल मशीन में क्या क्या चीजें हजार्डस हो सकती हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो बिजली का जो हजार्ड है, इलेक्ट्रिकल हजार्ड, उसको आप फोकस कीजिए। वो कहां कहां से लग सकता है, टूटे हुए कॉर्ड, अगर केबल उसकी टूटी हुई है, उसका टॉप बराबर नहीं है, इंसुलेशन कटा हुआ है, या बॉडी में कहीं से ऐसा फ्रैक्चर है, ऐसा क्रैक है जिसकी वजह से अंदर का कोई पार्ट विजिबल है, ये सारी चीजें आती हैं। तो आप उसमें चेक में लिखिए सबसे पहले वेदर टॉप ऑफ द मशीन करेक्ट, जैसे कि मैंने बताया क्वेश्चनियर वे में होना चाहिए इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। तो पहला पॉइंट, वेदर द टॉप मतलब जो हम सॉकेट में लगाते हैं उसको टॉप कहते हैं, करेक्ट। वेदर टॉप वाज इन करेक्ट कंडीशन, यस, नो, नॉट एप्लीकेबल। उसके आगे रिमार्क्स का कॉलम। उसके बाद आ जाइए, वेदर केबल कंडीशन सेटिस्फैक्टरी, यस, नो, नॉट एप्लीकेबल। वेदर केबल यूज फॉर ड्रिल मशीन इज डबल इंसुलेटेड, जैसा कि सेफ्टी का सबसे पहले इलेक्ट्रिकल हजार्ड को कंट्रोल करने के लिए कंस्ट्रक्शन या किसी भी साइट पे, किसी भी प्लांट में डबल इंसुलेटेड इक्विपमेंट, डबल इंसुलेटेड केबल वायर ही यूज किया जा सकता है। ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो अपडेट कर लीजिए। किसी भी जगह पे जहां इलेक्ट्रिकल काम किए जा रहे हैं या इलेक्ट्रिकल मशीन या टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसको जो पावर सोर्स होगा, पावर सोर्स से उसको सप्लाई देने वाला जो केबल वायर होगा वो डबल इंसुलेटेड होना चाहिए, सिंगल इंसुलेटेड नहीं चलेगा। इसके लिए ट्विस्टेड वायर या ट्विस्टेड केबल
साइट पे या प्लांट में अलाउ नहीं है, क्योंकि वो सिंगल इंसुलेटेड होते हैं, आपको डबल इंसुलेटेड चाहिए। तो आपका एक पॉइंट ये हो गया कि वेदर केबल वाज डबल इंसुलेटेड, आगे यस नो नॉट एप्लीकेबल का कॉलम है। उसके बाद नीचे आ जाइए, केबल का जॉइंट जो मशीन के साथ जॉइंट हुआ है, वेदर केबल जॉइंट टू मशीन फाउंड सेटिस्फैक्टरी, यस नो नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद फिर नीचे आ जाइए, वेदर अ मशीन रिक्वायर्ड बॉडी अर्थिंग, ये सबसे मेजर पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को मैंने इस पे आर्गूमेंट करते हुए देखा है। क्लाइंट, मेनली क्लाइंट की तरफ से ये आता है कि ये मशीन बॉडी अर्थ क्यों नहीं है। बॉस, हर मशीन को बॉडी अर्थ करना ज़रूरी नहीं है। बॉडी अर्थ सिर्फ उसी मशीन को किया जाता है जो मेटेलिक बॉडी की होती है। प्लास्टिक की बनी हुई मशीन को बॉडी अर्थ करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये चीज़ें मैंने देखी हैं साइट पे, अक्सर क्लाइंट की तरफ से ऐसे रिक्वायरमेंट आते हैं कि ये मशीन बॉडी अर्थ क्यों नहीं। रिसेंटली मैंने एक पोस्ट में देखा, एक हमारा फेलो प्रोफेशनल बहुत परेशान था, वो बार बार डाल रहा था वो पोस्ट कि प्लीज़ कोई रेफरेंस बताइए कि हमारा क्लाइंट वाला बोलता है सारी मशीनों को रिजेक्ट कर दिया है, सारी ड्रिल मशीन साइट से निकाल दिए हैं और एंगल ग्राइंडर्स निकाल दिए हैं कि किसी में बॉडी अर्थ नहीं है। तो बॉडी अर्थ उन मशीनों को लगाना है जो मशीनें मेटेलिक बॉडी के साथ में आती हैं। प्लास्टिक मशीनें, प्लास्टिक बॉडी से बनी हुई मशीनें जो कि नॉर्मली यूज़ होती हैं, आई थिंक मुझे लगता है अगर मैं इसको कुछ डेटा कैलकुलेशन में जाऊं तो मोर देन 98% मशीन साइट पे ऐसी यूज़ की जाती हैं जिनको बॉडी अर्थ की ज़रूरत नहीं है। 2% मशीनें ऐसी होती हैं जिनको बॉडी अर्थ दी जाती है। कुछ ड्रिल मशीन्स भी ऐसी होती हैं, कुछ एंगल ग्राइंडर ऐसे होते हैं जो फुली मेटेलिक होते हैं या हाफ पार्शियली मेटेलिक होते हैं, उनको बॉडी अर्थ देने की जरूरत है, लेकिन हर मशीन को बॉडी अर्थ देना जरूरी नहीं है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं पोर्टेबल ड्रिल मशीन की। पोर्टेबल ड्रिल मशीन मेनली आई कैन से 100% पोर्टेबल ड्रिल मशीन्स मेड बाय प्लास्टिक्स, और उसके बाद जो हैंडल होता है उसके ऊपर एक रबर का भी पोर्शन चढ़ा हुआ होता है, तो इसको बॉडी अर्थ की जरूरत नहीं है। लेकिन चेकलिस्ट में आप लिखेंगे वेदर मशीन रिक्वायर्ड बॉडी अर्थिंग, तो आप लिखेंगे यस नो या नॉट एप्लीकेबल में, ठीक है। यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसके लिए नो पे टिक करेंगे। उसके बाद आप आगे जाएंगे, वेदर फिजिकल कंडीशन ऑफ द मशीन फाउंड सेटिस्फैक्टरी, क्या मशीन की फिजिकल कंडीशन सेटिस्फैक्टरी है। यस नो नॉट एप्लीकेबल में आप लिखेंगे, अगर ओके है तो यस पे टिक करेंगे, अगर ओके नहीं है तो नो पे टिक करेंगे। नॉट एप्लीकेबल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन वहाँ पे 3 कॉलम आपके होने चाहिए। अब इसके बाद आते हैं कि चक, जो मशीन का चक पॉइंट है जहाँ पे हम पीट लगाते हैं, वेदर चक पॉइंट्स रिक्वायर्ड एनी मेंटेनेंस और फाउंड सेटिस्फैक्टरी, तो वहाँ पे आप लिखेंगे यस नो नॉट एप्लीकेबल। अगर चक नट जो है ओके है, लेकिन आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ऑयल या ग्रीस लीक हो रहा है, वहाँ से काला हो जाता है यूज करते करते, और वो आपको दिखाई दे रहा है कि बॉडी पे लगा हुआ है, तो रिमार्क के कॉलम में आप मेंशन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ओके, क्योंकि काम कर रहा है, वर्किंग कंडीशन में है, मशीन बराबर काम कर रही है, लेकिन उसके सामने रिमार्क सेक्शन में आप लिखेंगे कि नीड प्रॉपर क्लीनिंग या नीड टू चेक दैट चक नट इज वर्किंग और नॉट, और देयर सीम सम पार्ट ऑफ oil or grease outside the chuck, so it's required inspection, proper mechanical inspection। तो ये रिमार्क्स में आप लिख देंगे। ये छोटी मशीन है, 6-7 पॉइंट कुछ होते हैं चेक करने के, इसके लिए मैंने इसको एग्जांपल के लिए चूज किया था। आप समझ गए होंगे कि एक चेकलिस्ट कैसे बनाई जाती है और उसका यूज क्या है। लेकिन यहाँ पे सबसे जरूरी बात आपको समझना जरूरी है कि आपको पहले उस मशीन को डीपली समझना पड़ेगा, उसके बाद में आप चेकलिस्ट भर पाएंगे। सिर्फ यस नो करके या पहले से एक चेकलिस्ट है उस पर टिक लगा हुआ है और आप उसको देख के इस पर भी टिक कर देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको पहले समझना पड़ेगा कि आप क्या चेक कर रहे हैं और उसमें क्या क्या हजार्ड्स हो सकते हैं। एक बार आप हजार्ड को समझ गए तो चेकलिस्ट बनाना इजी है, लेकिन आपको पहले हजार्ड समझने पड़ेंगे, और वो हजार्ड अगर है तो क्या क्या रिस्क पैदा कर सकता है, वो रिस्क पॉइंट्स जो होते हैं उस रिस्क को रोकने के लिए एक एक पॉइंट उसमें लिखे होते हैं चेकलिस्ट में, और उसी को हमको चेक करना है कि ये सारे पॉइंट्स क्लोज हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ध्यान रखिए, चेकलिस्ट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, आपको अपने अंदर वो कैपेबिलिटी पैदा करनी होगी कि आप उस हजार्ड को महसूस कर सकें जो उस मशीन में इन्वॉल्व है। नहीं तो आप चेकलिस्ट भर के रखते रह जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। अब आपने चेकलिस्ट बना ली, चेकलिस्ट के नीचे जो मैंने एक ब्लॉक लिखने के लिए बोला था कि एक ब्लॉक छोड़िए वहां पे, जहां पे आप मेंशन करेंगे मैनेजमेंट के लिए क्या रिकमेंडेशन है। तो अगर उस मशीन में आपको कुछ रिकमेंडेशन लगती है, फॉर एग्जांपल साइट पे जो काम हो रहा है उसके लिए वो मशीन सूटेबल नहीं है, मशीन सेफ है, आपने इंस्पेक्ट किया, मशीन फाउंड सेफ, इट्स ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आप मैनेजमेंट को ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि साहब ये जो मशीन है हमारे काम के लिए 100% सही नहीं है, आपको कंसीडर करना चाहिए इसको अपग्रेड करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास छोटी सी ड्रिल मशीन साइट पे है और आप जो है आरसीसी वॉल में होल मार रहे हैं, तो आपने अगर ध्यान दिया तो वर्कर पूरी ताकत लगा के उसको होल मार रहा है और उसको दूसरे प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं साइट पे जो हेल्थ से जुड़े हुए हैं। तो आप उस रिकमेंडेशन सेक्शन में जो नीचे मैंने एक ब्लॉक बोला था छोड़ने के लिए, उसमें रिकमेंड कर सकते हैं मैनेजमेंट के लिए कि management should consider to upgrade the tools or this machine
बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस। और तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। साइन अप करने के बाद में सारे लोग उस पर साइन करेंगे। प्रोजेक्ट हेड का साइन उस चेकलिस्ट पे होना बहुत ज़रूरी है। प्रोजेक्ट हेड साइन करेगा, उसके बाद उसको आप स्कैन करके जो भी आपका लाइन ऑफ मैनेजमेंट है, आपका लाइन मैनेजर, सेफ्टी मैनेजर जो है उसके पास में, प्लस अगर सेफ्टी डायरेक्टर है उसके पास में, जो आपका प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उसके पास में, तो जो आपका लाइन मैनेजमेंट है ना, सबके पास में एक एक कॉपी जानी चाहिए कि ये चेक हुआ है और ये हमारी तरफ से रिकमेंडेशन हुआ है, इन इन लोग के साथ मैंने चेक किया है और हमारे प्रोजेक्ट इंचार्ज ने भी इसको देख लिया है और मेरा ये रिकमेंडेशन है। ये हायर अथॉरिटीज के पास जाना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ चेक करके और रजिस्टर में लगा के रख देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं। आगे आने वाले वीडियोस में हम 1 बाय 1 हर मशीन के बारे में चेकलिस्ट बनाने का ढंग सीखेंगे, कैसे बनाते हैं, कौन कौन से चेक पॉइंट्स चेक किए जाते हैं। ठीक है, अपने कमेंट्स आप बताइए कौन से मशीन ऐसी है जिसके बारे में आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, तो सबसे पहले उसको बनाने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय।